Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is the last video of our series of Registration Act. आज हम पार्ट 9 से पार्ट 15 तक उन सभी इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीलिम्स के आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल सकें एंड जो भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी उन सभी को आप अपने बैरेक्ट में साथ के साथ मार्क करते चलें. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. पंजाब कोर्ट्स एक्ट, हरियाणा अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रिवीजन सीरीज़ ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ एंड इम्पॉर्टेंट MCQs की सीरीज़ भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है. सभी वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोस का लिंक भी अवेलेबल है, वहाँ से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. पार्ट 9 दैट इज़ रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ विल्स. किस तरह से विल्स को डिपॉजिट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. सेक्शन 42 बताता है कि कौन वो पर्सन्स होंगे जो कि विल्स को डिपॉजिट करने के लिए अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि विल को डिपॉजिट किया जा सकता है बाय द टेस्टेटर. टेस्टेटर मीन्स वो पर्सन जिसने कि उस विल को बनाया है, या फिर ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. जो टेस्टेटर है वो किसी अपने एजेंट को भी ऑथराइज कर सकता है कि एजेंट जो है उस टेस्टेटर के बिहाफ पर विल को डिपॉजिट करे फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन. बस यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ईदर द टेस्टेटर हिमसेल्फ और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट. नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 43 रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑन डिपॉजिट ऑफ विल्स. अब जब विल्स को डिपॉजिट कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन तो उसके बाद क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा. सो प्रोसीजर यहाँ पर बताया गया है कि जो रजिस्ट्रार है, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि जो पर्सन है जिसने विल्स को डिपॉजिट करा उसने प्रॉपरली विल को डिपॉजिट किया है, तो उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेंगे, अपनी रजिस्टर बुक में उस बात को मेंशन करेंगे कि किस ईयर में, किस मंथ में, किस समय प्रॉपरली विल को उनके सामने प्रेजेंट किया गया. ये सब अपने रजिस्टर में उनके द्वारा मेंशन किया जाएगा. नेक्स्ट सेक्शन 44, ये आपको केवल हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सेक्शन 44 इज रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द सील्ड कवर विच इज़ डिपॉजिट अंडर सेक्शन 42. सेक्शन 42 के अंदर जिस विल को डिपॉजिट किया गया है अंडर सील्ड कवर, उसको विड्रॉल करने के बारे में सेक्शन 44 बताता है कि विड्रॉल कौन कर सकता है, वही पर्सन जिसने विल को प्रेजेंट किया या उसका एजेंट. नेक्स्ट सेक्शन 45 एंड 46 को आप स्किप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 10 रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन. अगर किसी भी विल को रजिस्टर किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाता है या रजिस्टर नहीं कराया जाता, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा. सो बेसिकली पार्ट 10 डील करता है रिगार्डिंग द इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. इस सेक्शंस को जो यहाँ पर आएंगे उनको आप रिलेट कर सकते हैं विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17 एंड 18, जहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरीली रिक्वायर्ड हैं टू बी रजिस्टर्ड एंड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. सो वहाँ से आप इसको रिलेट करके पढ़ेंगे. सेक्शन 47, केवल आपको हेडिंग याद रखनी है कि टाइम फ्रॉम विच रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स. सेक्शन 47 में दिया गया है. सेक्शन 48 स्किप कर सकते हैं. सेक्शन 49 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. सेक्शन 49 इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद सेक्शन 17. इस बात को आप याद रखें. सो सेक्शन 17 याद करें कि सेक्शन 17 में क्या बताया गया था. सेक्शन 17 में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई गई थी विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कंपल्सरीली. सो यहाँ पर सेक्शन 49 बताता है कि अगर इस तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग कंपल्सरीली रिक्वायर्ड था, लेकिन अगर उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया गया
तो उसका क्या इफेक्ट होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 17। सो यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो डॉक्यूमेंट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड था तो जब तक उसे रजिस्टर नहीं कराया जाता तब तक उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी वो डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट फर्दर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा। ओके, तो द डॉक्यूमेंट विल नॉट अफेक्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा बाय दैट डॉक्यूमेंट जब तक कि उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट। अगर वो डॉक्यूमेंट किसी अडॉप्शन की पार्ट से रिलेटेड था तो उस पावर को तब तक कन्फर समझा नहीं जाएगा जब तक कि उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर नहीं किया जाता। नेक्स्ट, बी रिसीव्ड एज एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन एंड उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में भी रिसीव नहीं किया जा सकता अनलेस इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, जब तक कि डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली रजिस्टर ना किया गया हो। सो आपको ये तीनों ऑप्शंस बहुत अच्छे से तीनों ए, बी एंड सी पॉइंट्स को याद रखना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़ो भी आता है जो कि एक एक्सेप्शन देता है कि अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है regarding any immovable property which is required by this act, means by the registration act or as per the provisions of TPA to be registered, कोई भी immovable property से related ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट की वजह से या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के किसी भी प्रोविज़न की वजह से डॉक्यूमेंट जो है उसे रजिस्टर किया जाना ज़रूरी था, लेकिन अगर उसे रजिस्टर नहीं किया गया है तब भी उसे रिसीव किया जा सकता है एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। सो बेसिकली ये जो प्रोविज़ो है ये एक तरह से एक्सेप्शन देता है अबाउट व्हाट वी हैव रेड इन पॉइंट नंबर सी, जहाँ पर बताया गया था कि एविडेंस के रूप में लिया नहीं जा सकता उस डॉक्यूमेंट को, पर यहाँ पर बात आती है प्रोविज़ो की जहाँ लिखा गया है कि सच डॉक्यूमेंट मे बी रिसीव्ड एज एन एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यदि आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाते हैं तो ऐसे सूट में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में रिसीव किया जा सकता है। सो सेक्शन 49 इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 50 regarding registered documents related to land to take effect against unregistered document. This is not so much important. सिर्फ आप हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें एंड अगर आप चाहें तो एक बार उसको सुपरफिशियली रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 11 रिगार्डिंग द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ रजिस्टरिंग ऑफिसर्स। जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं एंड उनके पास क्या पावर्स होती हैं। सो सेक्शन 51 दैट इज़ रजिस्टर बुक्स टू बी केप्ट इन सेवरल ऑफिसेज। जो रजिस्टर बुक्स होंगी, प्रॉपर बुक होंगी जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सभी चीज़ों को लिखा जाएगा। सो जो रजिस्टर बुक्स हैं उनको सेवरल डिफरेंट ऑफिसेज में रखा जाएगा। यहाँ पर उन्हीं बुक्स के बारे में बात की गई है, बुक 1, बुक 2, 3, 4, ये सब आपको इतना डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 52 ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्टरिंग ऑफिसर्स व्हेन द डॉक्यूमेंट इज़ प्रेजेंटेड। जब कभी किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास किसी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो उस रजिस्टरिंग ऑफिसर की क्या ड्यूटी बनती है, ये बात बताई गई है सेक्शन 52 के अंदर कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर हैं उनकी क्या ड्यूटी होगी। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि द डे, आर एंड प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस समय उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, एंड द सिग्नेचर्स ऑफ एवरी पर्सन हु इज़ प्रेजेंटिंग द डॉक्यूमेंट, जो कोई भी पर्सन्स उस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो इन सभी फैक्ट्स को एंडोर्स किया जाएगा ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट्स पर एंडोर्समेंट किया जाएगा प्रॉपरली एंड एक रिसिप्ट भी दी जाएगी कि इस तरह से रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास वो डॉक्यूमेंट रिसीव किया गया है, इस बात की एक रिसिप्ट भी दी जाएगी। एंड फर्दर आप याद रखें सबसेक्शन 2 दैट इज़ ऑल सच बुक्स, जो भी ये बुक्स होंगी वो सब क्या होंगी, प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड की जाएंगी उन्हें फ्रॉम टाइम टू टाइम एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द इंस्पेक्टर जनरल।
जिस तरह से इंस्पेक्टर जनरल प्रिस्क्राइब करें उस हिसाब से सभी बुक्स को प्रॉपरली ऑथेंटिकेट किया जाएगा एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेक्शन 53 दैट इज एंट्रीज टू बी नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली। जो भी एंट्रीज होंगी, बहुत जनरल सेक्शन है कि जो भी एंट्रीज होंगी बुक में, सपोज ये बुक है, इसके अंदर एंट्री की जा रही हैं तो एंट्रीज कंसिक्यूटिवली होंगी, यानी कि 1 2 3 इस तरह से कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे। एंड हर फ्रेश ईयर में एक नई सीरीज स्टार्ट होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है विच शैल कमेंस एंड टर्मिनेट विद द ईयर, कि जो ये लिस्ट बनाई जाएगी ये हर एक साल के साथ, हर एक ईयर के साथ ख़त्म हो जाएगी एंड एक फ्रेश सीरीज शुरू होगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर एक ईयर में एक फ्रेश सीरीज स्टार्ट होगी। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 54, 55 एंड 56 ये आप स्किप कर सकते हैं, 56 तो रिपील है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 57, registering officers to allow the inspection of certain books indexes and to give certified copies of the entries। देखिए जो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं सेक्शन के बारे में वो हमें हेडिंग पढ़ के ही समझ आ जाती हैं कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि जो रजिस्टरिंग बुक्स है, जो उनके द्वारा बुक मेंटेन की जा रही है, उसको इंस्पेक्शन किया जा सके एंड टू गिव द सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ द एंट्रीज़। सर्टिफाइड कॉपीज़ भी उनके द्वारा दी जा सकती हैं बाय द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस, कि एक प्रॉपर फीस होगी, उस फी को आप पे कर देते हैं तो आप एंटाइटल्ड हैं कि आप डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्लस सर्टिफाइड जो कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की वो भी आपको मिल सकती है। ओके, एंड यहाँ पर आप याद रखिए सबसेक्शन 5 कि जो भी यहाँ पर कॉपीज़ दी जाएंगी अंडर दिस सेक्शन शैल बी साइंड, उसके ऊपर प्रॉपर साइन होगी, सील होगी रजिस्टरिंग ऑफिसर की, एंड इट शैल बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द कंटेंट्स ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि जब कभी किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को प्रूव किया जाना है तो उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी है जो कि हमने ऑब्टेन करी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 57, तो वह सर्टिफाइड कॉपी भी एडमिसिबल होगी फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। इसी तरह का प्रोविजन हम एविडेंस एक्ट में भी पढ़ते हैं जहाँ पर बताया गया है कि द सर्टिफाइड कॉपी इज एडमिसिबल। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 58 दैट इज particulars to be endorsed on the document admitted to registration। जो भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए रिसीव किए गए उनको एंडोर्स किया जाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 59 which can be skipped। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 60 that is certificate of registration। रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि जब किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेजेंट किया गया एंड प्रॉपरली उसको रजिस्टर कर दिया जाता है तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया जा सकता है। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट हम सेक्शन 68 अब पढ़ेंगे। बीच में जो सब सेक्शंस हैं दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, आप फिर भी चाहें तो एक बार इनकी जो हेडिंग है उसको पढ़ सकते हैं, उसको ध्यान रख सकते हैं। So section 68 regarding the powers of registrar to superintend and control the sub registrar, कि रजिस्ट्रार के पास पावर होती है कि वो सुपरिटेंड करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। किसको कंट्रोल करेंगे? सब रजिस्ट्रार को। यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉपर हायरार्की याद रखनी है। अभी हम सेक्शन 69 के बाद डिस्कस करेंगे कि कैसे इन सेक्शंस को याद रखा जा सकता है। सो पहले सेक्शन 68 को समझते हैं कि पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार टू सुपरिटेंड एंड कंट्रोल सब रजिस्ट्रार। जो भी सब रजिस्ट्रार होंगे वो सब वर्क करेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार। ओके, बस आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 69 बताता है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू सुपरिटेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड टू मेक रूल्स। जो भी सभी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं इन द पर्टिकुलर स्टेट वो सभी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्पेक्टर जनरल वर्क करेंगे। सो जो जनरल सुपरिटेंडेंस है दैट विल बी ऑफ इंस्पेक्टर जनरल। देखिए सेक्शन 69 क्या कहता है,
power of Inspector General to superintend the registration offices and to make rules. So आप याद रख सकते हैं कि जो सब रजिस्ट्रार हैं वो वर्क करेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ रजिस्ट्रार एंड द इंस्पेक्टर जनरल शैल हैव द पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल द रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज। जितने भी सब रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं उन सभी के ऊपर जनरल सुपरिटेंडेंस किसका रहेगा? इंस्पेक्टर जनरल का। यहाँ से बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द पर्टिकुलर अथॉरिटी कि कौन सी अथॉरिटी जो है किस पर्टिकुलर अदर अथॉरिटी के अंडर वर्क करेगी, जो पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस है वो किसके पास है। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ओके एंड यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एंड शैल हैव द पावर टू मेक रूल्स, कि जो इंस्पेक्टर जनरल है उनके पास ये भी पावर होगी कि वह समय समय पर डिफरेंट रूल्स भी बना सकते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड रूल्स? कि जो बुक्स हैं पेपर्स हैं उन्हें किस तरह से सेफ कस्टडी में रखा जाएगा, उनकी क्या लैंग्वेज होगी, किस तरह से टेरिटोरियल डिविजन्स होंगे, ये सब बातों को लेकर के रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो रूल बनाने की अथॉरिटी किसके पास है? इंस्पेक्टर जनरल के पास। ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि द रूल्स विच आर मेड बाय इंस्पेक्टर जनरल शैल बी सबमिटेड टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास उन रूल्स को सबमिट किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल। अप्रूवल के लिए रूल्स को सबमिट किया जाएगा टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड आफ्टर अप्रूवल उन रूल्स को ऑफिशियल गजट में भी पब्लिश किया जाएगा। सो रूल मेकिंग पावर किसके पास है? इंस्पेक्टर जनरल के पास। इंस्पेक्टर जनरल ने रूल्स बनाने के बाद सबमिट करेंगे उन रूल्स को स्टेट गवर्नमेंट के पास एंड स्टेट गवर्नमेंट फिर उन रूल्स को अप्रूव करने के बाद ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। नेक्स्ट इज सेक्शन 70। यहाँ से भी अथॉरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू रेमिट फाइन्स। इंस्पेक्टर जनरल के पास प्रॉपर पावर है कि वो जो भी फीस या कोई फाइन यहाँ पर इम्पोज किया गया है अंडर द प्रोविजंस, उस फाइन या फीस को रेमिट कर सकती है, उसे रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 12 रिगार्डिंग द रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से मना कर दिया जाता है तो क्या प्रोसीजर होगा, ये बात हम पढ़ते हैं अंडर पार्ट 12। So section 71 is reasons for refusal to register to be recorded। अगर किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ किया जाता है, मना किया जाता है, तो किस बेसिस पे आप मना कर रहे हैं, इस बात के जो भी रीजंस होंगे उन सभी रीजंस को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हें लिखा जाएगा बाय द सब रजिस्ट्रार। जो भी सब रजिस्ट्रार हैं अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट आता है एंड उस डॉक्यूमेंट को वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि हम इसे रजिस्टर नहीं कर रहे, तो सब रजिस्ट्रार क्या करेंगे, जो भी रीज़न है जिस वजह से उन्होंने मना किया उस रीज़न को राइटिंग में लिखेंगे। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन आता है कि दिस प्रोविजन टू रिकॉर्ड द रीजंस विल नॉट अप्लाई वेयर जो भी प्रॉपर्टी है जिसके रिस्पेक्ट में आपके पास वो डॉक्यूमेंट आया इज़ नॉट सिचुएटेड विद इन द सब डिस्ट्रिक्ट। जिस सब रजिस्ट्रार के पास आप रजिस्टर कराने के लिए लेके गए उन सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी सिचुएटेड नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ करते हैं तो उन्हें रीजंस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इस एक्सेप्शन को आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 72 रिगार्डिंग अपील्स टू रजिस्ट्रार फ्रॉम द ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार। अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया रजिस्ट्रेशन को तो ऐसे सिचुएशन में जो पर्टिकुलर पर्सन है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। याद रखें अपील कहाँ लाई करेगी? टू द रजिस्ट्रार। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग द टाइम पीरियड कि कितने समय में अपील की जा सकती है। सो अपील की जाएगी विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज में अपील की जा सकती है। Next we come to section 73 regarding application to registrar where sub-registrar refuses to register on the ground of denial of execution। यदि सब रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर देते हैं डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से, किस ग्राउंड के बेसिस पे?
इस वजह से कि जो वो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ही नहीं है, उसका जो एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को डिनाई कर दिया गया है बाय द पर्सन्स बाय हुम इट इज़ परपोर्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड। जिन पर्सन्स के द्वारा उस डॉक्यूमेंट को कहा जा रहा है कि इन व्यक्तियों ने उस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट किया है, वो व्यक्ति ही मना कर देते हैं कि हमने तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सब रजिस्ट्रार ने अगर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर दिया तो ऐसी सिचुएशन में भी एप्लीकेशन लाई की जाएगी टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास आप एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड यहाँ पर भी सेम टाइम पीरियड है, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ 30 days। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 74, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रार ऑन सच एप्लीकेशन। अब रजिस्ट्रार के पास आपने एप्लीकेशन लगा दी, उसके बाद रजिस्ट्रार क्या करेंगे? रजिस्ट्रार क्या करेंगे वो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है या नहीं है, एंड क्या जो रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में अदर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या वो रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई होती हैं या नहीं होती। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो रजिस्ट्रार हैं वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर कर सकते हैं टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। अगर उन्हें लगता है कि डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स भी सब फुलफिल होती हैं तो अंडर सेक्शन 75 रजिस्ट्रार जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट एंड उसके रिस्पेक्ट में प्रोसीजर बताया गया है अंडर सेक्शन 75। नेक्स्ट वी कम टू section 76 that is regarding the order of refusal by registrar। लेकिन यदि रजिस्ट्रार भी रिफ्यूज़ कर देते हैं टू रजिस्टर दैट डॉक्यूमेंट देन ऐसी सिचुएशन में जो भी रजिस्ट्रार का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सबसेक्शन 2 आपको याद रखना है कि नो अपील लाइज फ्रॉम एनी ऑर्डर बाय अ रजिस्ट्रार अंडर दिस सेक्शन। विच सेक्शन? अंडर सेक्शन 76 और अंडर सेक्शन 72। सो सेक्शन 76 के अंतर्गत या सेक्शन 72 के अंतर्गत अगर रजिस्ट्रार ने कोई भी ऑर्डर पास किया है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट फर्दर कोई अपील लाई नहीं करती। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन 77, सूट इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल बाय रजिस्ट्रार। अगर रजिस्ट्रार के द्वारा रिफ्यूज़ल कर दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में रेमेडी क्या है? टू इंस्टीट्यूट अ सिविल सूट। देखिए पढ़ते हैं सेक्शन 77, वेयर द रजिस्ट्रार रिफ्यूजेज टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। अगर रजिस्ट्रार के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने से रिफ्यूज़ कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 72 और सेक्शन 76, तो हमने ये तो पढ़ लिया कि उसके अगेंस्ट फर्दर आप अपील नहीं कर सकते। लेकिन अपील तो नहीं कर सकते बट रेमेडी क्या है कि कोई भी पर्सन जो कि क्लेम करता है उस डॉक्यूमेंट को कि हम रजिस्टर कराना चाहते हैं तो वो पर्सन 30 days के अंदर क्या कर सकता है? सिविल कोर्ट में जाकर के सूट फाइल कर सकता है। एंड किस कोर्ट में आप जाएंगे? उस कोर्ट में जाएंगे जिसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफिस सिचुएटेड है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 13 that is regarding the fees for registration, searches and copies। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर भी। सेक्शन 78 बस याद रखें आपकी फ़ीस जो है वो फिक्स की जाएगी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो फीस फिक्स करने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। बस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। एंड किस चीज़ के रिस्पेक्ट में फ़ीस? कि डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराने की जो भी फ़ीस है या फिर उससे रिलेटेड कोई अदर कॉपीज़ आपको ऑब्टेन करनी है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी फ़ीस होगी वो सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन 79 दैट इज़ पब्लिकेशन ऑफ फ़ी। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट कि ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाएगा। एंड सेक्शन 80 फीस पेएबल ऑन प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 14 रिगार्डिंग पेनल्टीज़। यहाँ से क्या हो सकता है? यहाँ से आपसे प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिगार्डिंग द टाइम पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट। सो आपको सिर्फ टाइम पीरियड अच्छे से याद रखना है कि कितना इम्प्रीजनमेंट का पीरियड यहाँ पर बताया गया है। सो सेक्शन 81 रिगार्डिंग पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली एंडोर्सिंग, कॉपिंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट्स विद एन इंटेंशन
टू इंजर। ऐसी सिचुएशन में कितनी पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है? सो अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए गए हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर, उन्होंने क्या किया, किसी भी डॉक्यूमेंट को एंडोर्स किया, कॉपी किया, ट्रांसलेट किया, लेकिन इनकरेक्टली उनके द्वारा ये काम किया गया, गलत तरह से काम हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर कितनी पेनल्टी लगाई जा सकती है? टू अ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 7 years, 7 years तक का इम्प्रिजनमेंट, और विद फाइन और विद बोथ। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 82 रिगार्डिंग पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज और ट्रांसलेशंस या फॉल्स पर्सोनेशन और अबेटमेंट। अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फॉल्स कॉपीज सबमिट करता है फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फॉल्सली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एज अ अनदर पर्सन, दैट इज फॉल्स पर्सोनेशन करता है या अबेटमेंट करता है इस तरह के किसी ऑफेंस का, तो ऐसी सिचुएशन में उस पर्सन को भी कितनी इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है? फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। सो यहाँ पर जो पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट है दोनों ही सेक्शंस में सेम है, तो ज़्यादा आपको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 83 दैट इज रजिस्टरिंग ऑफिसर्स मे कमेंस प्रोसिक्यूशंस। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स जो हैं वो किसी पर्सन के अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको याद रखना है सबसेक्शन 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जो भी ऑफेंसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, दे शैल बी ट्रायबल बाय एनी कोर्ट और ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर्स नॉट लेस देन दैट ऑफ मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। यहाँ पर याद रखना है, आपसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है कि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या फिर डिस्ट्रिक्ट जज, इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए जाएं। तो आपको याद रखना है मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर पनिशेबल हैं उन सभी को ट्राई किया जा सकता है बाय मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के नीचे अगर कोई ऑफिसर है तो वो उसे ट्राई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन 84 कि जो रजिस्टरिंग ऑफिसर्स हैं वो क्या होंगे? पब्लिक सर्वेंट होंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पिनल कोड। इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाएंगे। एंड अंडर विच सेक्शन? कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि पब्लिक सर्वेंट को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है अंडर आईपीसी। ओके, नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3 आपको याद रखना है रिगार्डिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जो भी प्रोसीडिंग्स इस सेक्शन के अंदर कंडक्ट की जाएंगी, इस एक्ट के अंदर की जाएंगी, उन सभी को जुडिशियल प्रोसीडिंग्स समझा जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 228 ऑफ आईपीसी। ओके, नेक्स्ट वी कम टू पार्ट 15 दैट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस जो पार्ट है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना है। सेक्शन 85 को आप बस ध्यान से याद रखें कि डिस्ट्रक्शन ऑफ अनक्लेम्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अनक्लेम्ड हैं, मतलब कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स, एंड ये भी याद रखें कि अदर देन दैट ऑफ विल, कि सेक्शन 85 विल्स के ऊपर अप्लाई नहीं होता। विल के अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास है और उस डॉक्यूमेंट को क्लेम नहीं किया जाता फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग देन दैट ऑफ 2 years, 2 साल से भी ज़्यादा अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लेम नहीं किया जाता, देन ऐसी सिचुएशन में उस डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर आपको टाइम पीरियड याद रखना है 2 years, कि 2 साल तक तो उस डॉक्यूमेंट के साथ कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर 2 साल के पीरियड के अंदर भी कोई भी पर्सन उस डॉक्यूमेंट को क्लेम नहीं करता है तो डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 86 दैट इज रजिस्टरिंग ऑफिसर इज नॉट लायबल फॉर थिंग बोनाफाइडली डन। रजिस्टरिंग ऑफिसर्स के द्वारा अगर कोई भी एक्ट किया गया है इन बोनाफाइड मैनर, दैट इज गुड फेथ में अगर किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में रजिस्टरिंग ऑफिसर लायबल नहीं होंगे।
नेक्स्ट सेक्शन 87 कि नथिंग सो डन इनवैलिडेटेड बाय डिफेक्ट इन अपॉइंटमेंट और प्रोसीजर। अगर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो हैं उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ वो सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन ये बात बाद में पता चलती है एंड रजिस्टरिंग ऑफिसर्स ने अपने उस टाइम पीरियड के दौरान कुछ एक्टिविटी की है, कोई पर्टिकुलर डिसीजंस उनके द्वारा लिए गए या किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाता है, तो जो भी एक्ट्स उनके द्वारा किए जा चुके हैं वो सब एक्ट्स वैलिड रहेंगे। वो सब केवल इस वजह से इनवैलिडेट नहीं हो जाएंगे कि जो उनका अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 88, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। केवल यहाँ पर आपको सेक्शन 88, 89, 90, 91 जो ये सेक्शंस हैं इनके केवल आपको जो हेडिंग्स हैं वो याद रखनी है कि सेक्शन 89 इज़ रिगार्डिंग द कॉपीज़ ऑफ ऑर्डर्स, सर्टिफिकेट एंड इंस्ट्रूमेंट्स की जो कॉपीज़ होंगी वो किस तरह से ऑब्टेन की जाएंगी। 90 इज़ रिगार्डिंग एग्जाम्पशंस इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। एंड 91 इज़ इंस्पेक्शन एंड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, किस तरह से उन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। ओके, 92 इज़ रिपील्ड, 93 रिपील्ड एंड द शेड्यूल, एक शेड्यूल था इसके अंदर जो भी रिपील हो चुका है। ओके, सो हमने ब्रीफ में ये जाना कि किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके क्या क्या सेक्शंस जो हैं, क्या क्या प्रोविजंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है फॉर अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि आप बस इस वीडियो को देखकर समझ सकें कि किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये हेल्पफुल लगा इन एनी मैनर, देन प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज आपका सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द channel. Thank you and stay tuned with us for more such videos.